हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होगा। ये हमारा लगता है कि फोर्थ वीडियो होगा ना। तो जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसका लगता है ये फोर्थ वीडियो है। और इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल हमारा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। आपको बताना है कि लेंज लॉ इज रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस। चार्ज है, इलेक्ट्रिक है, एनर्जी है या मोमेंटम है। तो आपको बताना है कि लेंज का नियम जो है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, या तो फिर धारा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, या तो फिर संवेग पे आधारित है, या तो फिर मोमेंटम पे। तो आपको बताना है कि लेंज का जो नियम है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें गलत लिखा हुआ ऊर्जा होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से लिख देते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब एनर्जी। तो लेंज संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है, तो हम बोलेंगे ऊर्जा का, है ना। इसका राइट होगा आंसर हमारा एनर्जी, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊर्जा। तो लेंज का जो नियम है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हम बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का क्या हो जाएगा, बोलो सी हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये सवाल क्या है, बोला है कि तप्त तार एमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है। हाउ हॉट वायर एमीटर मेजर अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको बताना है कि हॉट वायर एमीटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का क्या मापता है। क्या वो हाईएस्ट वैल्यू को मापता है, क्या वो एवरेज वैल्यू को मापता है, क्या वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि हॉट वायर एमीटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का क्या मापता है। एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या तो फिर नन ऑफ दिस। तो हॉट वायर एमीटर जो है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का क्या मापता है, तो हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मूल औसत वर्गमान, या उसी को बोलेंगे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या, तो हम बोलेंगे मूल औसत वर्गमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल हमारा एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, 2i, i/2, या तो फिर 2/i। तो आपको बताना है कि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू कितना होता है, माध्य वैल्यू कितना होता है। 0 होता है, 2i होता है, i/2 होता है, तो फिर 2/i होता है। इसका राइट आंसर होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है बोलो, 0 होता है। क्योंकि हाफ साइकिल में जितना मान होता है उतना ही नेक्स्ट हाफ साइकिल में होता है, लेकिन किस में होता है बोलो, नेगेटिव में होता है। तो टोटल वैल्यू अगर हम लोग जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। तो कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू कितना होता है, तो हम बोलेंगे 0 होता है। कितना होता है बोलो, 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये सवाल है हमारा, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। हेनरी होता है, हेनरी पर मीटर होता है, या तो फिर हेनरी मीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। हेनरी पर मीटर, हेनरी मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये हमें बताना है कि चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी पर मीटर होता है,
या इनमें से कोई नहीं, या तो फिर हेनरी मीटर होता है। तो चुंबकशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तुम बोलेंगे हेनरी पर मीटर। क्या होता है बोलो, हेनरी पर मीटर। तो चुंबकशीलता का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, हेनरी पर मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म होता है सर हेनरी पर मीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी पर मीटर। तो हेनरी पर मीटर किसका होता है यूनिट, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म का, या हम उसको बोलेंगे चुंबकशीलता का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, और आगे हमारा ये सवाल है, ये भी उसी का है। चुंबकशीलता का हमें बताना है सीमा नहीं बीमा। क्या इसको बोलेंगे, चुंबकशीलता का हमें बताना है बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो चुंबकशीलता का बीमा हमारा पता करना है कि चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। तो चुंबकशीलता का जो बीमा होता है, मैग्नेटिज्म का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू। क्या बोलेंगे हम, M1 L1 T माइनस टू और I माइनस टू। आई माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। तो चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, तो बोलेंगे M1 L1 T माइनस टू और I माइनस टू। M1 L1 T माइनस टू और I माइनस टू क्या होता है बोलो, इसका डायमेंशन होता है। अच्छा, इसका मात्रक अभी बताया आपको, हेनरी होता है, हेनरी होता है, और बटा में क्या होता है, मीटर। तो हेनरी पर मीटर क्या है, तो हेनरी पर मीटर क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। और m का पावर 1 L1 T माइनस टू आई माइनस टू क्या है, तो हम बोलेंगे इसका सर ये डायमेंशन होता है। क्या होता है बोलो, डायमेंशन होता है। तो चुंबकशीलता का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T माइनस टू और I माइनस टू। और चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे हेनरी पर मीटर। क्या बोलेगा, हेनरी पर मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ML माइनस टू और I माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपको यह बताना है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान, नति कोण होता है कितना होता है, द एंगल ऑफ डीप, द एंगल ऑफ डीप, क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डीप का मान कितना होता है, ये तुम्हें बताना है कि एंगल ऑफ डीप का मान कितना होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, नति कोण का मान बताना है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। क्या 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, या तो 90 डिग्री होता है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू है वो कितना होता है। तो एंगल ऑफ डीप जो होता है हमारा कितना होता है बोलो, 90 डिग्री। तो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बोलो, एंगल ऑफ डीप का वैल्यू होता है हमारा 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है बोलो, 90 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ डीप कितना, 90 डिग्री। ये सवाल देखो भाई, आपको पूछा गया है 2019 में। तो 2019 में ये सवाल हमसे पूछा गया था कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डीप का वैल्यू कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल का आप आंसर बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आपको बताना है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये हमें जवाब देना है। तो वेबर, हेनरी, वेबर पर मीटर, या तो फिर हेनरी पर मीटर। तो आपको राइट आंसर बताना है कि फ्लक्स का, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो हम बोलेंगे ये होता है वेबर होता है, हेनरी होता है, या वेबर पर मीटर होता है, या तो फिर हेनरी पर मीटर होता है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपने बताया होगा वेबर। क्या बताइएगा, वेबर बताइएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है इसको बोलो, वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम बोलेंगे वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। नेक्स्ट सवाल ये क्या है कि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। विच ऑब्जेक्ट वुड मोर सुटेबल फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपको
कौन सा सबस्टांस हम यूज करें ताकि उसके लिए वो सुटेबल हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज करते हैं बोलो? सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का, नर्म लोहा का। किसका यूज करते हैं बोलो? सॉफ्ट आयरन का, नर्म लोहा का यूज किया जाता है। और उससे हमारा जो मैग्नेट बनता है वो कैसे बनता है बोलो? प्रबल विद्युत चुंबक। क्या बनता है बोलो? प्रबल विद्युत चुंबक। तो प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है तो हमें कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो हमें लेना होगा नर्म लोहा। कौन सा लेना होगा बोलो? नर्म लोहा लेंगे तो हमारा बनेगा प्रबल विद्युत चुंबक, है ना? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। इस सवाल का आपका आंसर देना है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो आपको यह बताना है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? क्या वो अनुचुंबकीय हो जाता है? क्या वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है? क्या वो अर्धचालक हो जाता है? या इनमें से कोई नहीं? क्या बोला है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स एबव द क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? क्या वो पारामैग्नेटिक हो जाएगा? क्या वो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा? क्या वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा? या नन ऑफ दिस? तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो तुम्हारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है जिसको बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा अनुचुंबकीय। क्या हो जाता है बोलो? ये हो जाता है हमारा अनुचुंबकीय। क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाता है, पारामैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? पारामैग्नेटिक हो जाता है। तो हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है? हम बोलेंगे वो हो जाता है अनुचुंबकीय। क्या हो जाता है बोलो? पारामैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? पारामैग्नेटिक हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा बोलो? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुचुंबकीय, या फिर क्या इसको बोलेंगे हम लोग? पारामैग्नेटिक। तो नेक्स्ट सवाल का आपको आंसर देना है ये हमारा सवाल क्या है? हमारे पास 3 लेंस है जिनकी फोकस दूरी कितना है बोलो? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटे रखे हैं। इससे संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो इस सवाल का जो आंसर है आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये एक न्यूमेरिकल है और इसे हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको करना क्या है कि इस सवाल को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताना है कि अगर तुम्हारे पास 3 लेंस है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और एक दूसरे से सटा कर रख देंगे तो इस संयोजन का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो आपको इसका आंसर कहाँ बताना है बोलो? कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि क्या है? ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि क्या है? द अमाउंट दैट रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर इज वोल्टेज, सेक्शन, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर में जो अपरिवर्तित रहता है, जो अनचेंज होता है, जो चेंज नहीं होता, वो क्या होता है? क्या वो वोल्टता होता है? क्या वो धारा होता है? क्या वो आवर्त होता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ट्रांसफार्मर में जो चेंज नहीं होता है वो क्या होता है? उसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है बोलो? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलेगा उसको? आवर्त। तो क्या चेंज नहीं होता है? तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। किसमें? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, आवर्त चेंज नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बोलो? ऑप्शन नंबर सी, कि ट्रांसफार्मर में अनचेंज कौन होता है? बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितना है बोलो? 50 हर्ट्ज। हम लोग जो घर में यूज करते हैं करंट, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है बोलो? 50 हर्ट्ज है। ठीक है ना? धारा का मान शून्य होने की, धारा का मान क्या बोला है बोलो? धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी?
तो जब धारा था तो उसमें आवृत्ति कितना था 50 हर्ट्ज। अब धारा का मान कितना हो गया 0 हो गया, तो हमसे पूछा गया है कि अब बताइए कि उसका आवृत्ति कितना होगा, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमेस्टिक पावर सप्लाई इज 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट बीइंग 0 विल बी। तो वही तुम्हें बताया गया है कि जो हम लोग अपने यूज करते हैं घरों में पावर सप्लाई को, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन अगर मान लो कि वो करंट जो है द करंट बीइंग 0, करंट का मान कितना हो गया बोलो 0 होता है, तो उस समय बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी 25 होगा, 100 होगा, 50 होगा या 400 होगा। तो अगर तुम्हारा करंट का मान 0 हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा बोलो डबल हो जाएगा। तो 50 है तो भाई कितना हो जाएगा बोलो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 100 हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना बोलो 100 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो घर में यूज करते हैं पावर सप्लाई जो आता है हमारे घर में, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। लेकिन हमें बोला है कि अगर मान लो कि धारा का मान 0 हो जाए, आई का मान 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना हो जाएगा बोलो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज। कितना बोलो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का 100, ठीक है ना। 92 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में कलर से। हम पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है। उसका एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है। अवरक्त किरणें का होता है, पराबैंगनी किरणें का होता है, या फिर गामा किरणें का होता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ठीक है ना। क्या बोला है, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, या तो फिर गामा रेज, या तो फिर नन ऑफ दीज। तो आपको यह बताना है कि इन चारों में से, चारों के यहाँ तीन ही है, इन तीनों में से किसका वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होता है, शॉर्टेस्ट होता है। तो मिनिमम किसका होता है, तो मिनिमम जो होता है वो होता है हमारा गामा किरणें का। किसका होता है बोलो, गामा किरणें का। तो गामा किरणें जो है इसको बोलते हैं हम लोग गामा रेज। क्या बोलते हैं इसको, गामा रेज। तो गामा रेज जो है इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है शॉर्टेस्ट। क्या होता है बोलो, गामा रेज का वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, छोटा होता है। तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, तो हम बोलेंगे गामा का। किसका बोलो, गामा का होता है। किसका, गामा का होता है, जिसको बोलेंगे हम लोग गामा किरणें, गामा रेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गामा किरणें। तो 93 तक हमने पहुंच चुके हैं, और 93 तक हमारा सीरीज जो है ना वो सही तरीके से चल रहा है। आप लोग जवाब भी सही तरीके से हमें दे रहे हो, ठीक है ना। तो 93 का हमारा आंसर कितना हो जाएगा बोलो, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पढ़ देते हैं हम। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस होगा। आपको बताना है कि टू कन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर द इक्विवेलेंट लेंस। आपको बताना है जब दो उत्तल लेंस, उत्तल है ना, हाँ, जब दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो उसका जो संयोजन है, फाइनल जो लेंस होगा वो किस टाइप का होगा। तो फाइनल लेंस जो होता है वो उत्तल ही होता है। क्या होता है बोलो, उत्तल ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा बोलो, कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बोलो, कॉन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगर तुम्हारे पास दो उत्तल लेंस है और उन दोनों उत्तल लेंस को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो जो फाइनल बनता है लेंस हमारा वो कौन सा लेंस होगा, तो हम बोलेंगे उत्तल लेंस होगा। कौन सा उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा बोलो, उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। नेक्स्ट हमारा 95 नंबर सवाल है। 95 जो है बोला है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्य फलन न्यूनतम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रिकल वर्क फंक्शन। तो आपको बताना है कि वर्क फंक्शन जो है वो लोवेस्ट किसका होता है। वर्क फंक्शन जो है वो लोवेस्ट किसका होता है, लोहा का होता है, तांबा का होता है, कॉपर का, हाँ लोहा का होता है, तांबा का होता है, बेरियम का होता है, या तो सोडियम का होता है। तो आपको बताना है कि
कार्य फलन न्यूनतम, कार्य फलन जो है वो न्यूनतम किसका होता है, कार्य फलन न्यूनतम किसका होता है, लोहा का होता है, तांबा का होता है, बेरियम का होता है कि सोडियम का होता है। तो हमें ये बताना है कि वर्क फलन, वर्क फंक्शन मिनिमम किसका होता है। तो वर्क फंक्शन जो मिनिमम होता है वो होता है हमारा सोडियम का। किसका होता है बोलो, सोडियम का होता है। तो सोडियम का हमारा वर्क फंक्शन जो है वो क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा, लोवेस्ट होगा। तो मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होता है, सोडियम का। किसका बोलो, सोडियम का होता है मिनिमम वर्क फंक्शन। तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा कुछ सवाल है ये 96 सवाल है कि डायोड का उपयोग करते हैं। ये सवाल लगता है कि रिपीट किया है, फिर भी बता देते हैं आपको कि डायोड का उपयोग हम कहां करते हैं। ए डायोड इज यूज प्रवर्धक की भांति, दोलन की भांति, दृष्टिकारी की भांति, या फिर मोटिवेशन की। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि हम लोग डायोड का यूज कहां करते हैं, क्या एम्पलीफायर में करते हैं, क्या एज एन ऑसिलेटर, एज ए रिएक्टिफायर, एज ए मोटिवेशन। तो आपको बताना है कि डायोड जो है ना, कि डायोड का हम लोग यूज कहां पे करते हैं। तो डायोड का यूज होता है एज ए रिएक्टिफायर। क्या होता है बोलो, डायोड का यूज कहां होता है बोलो, एज ए रिएक्टिव फायर के रूप में होता है। किस रूप में होता है बोलो, एज ए रिएक्टिव फायर के रूप में होता है। दिष्टकारी की भांति होता है। किस कार्य होता है बोलो, दिष्टकारी की भांति होता है। तो डायोड का उपयोग जो है हम लोग वो कहां करते हैं बोलो, किस रूप में करते हैं। तो हम बोलेंगे सर दिष्टकारी की भांति होता है। किस रूप में, दिष्टकारी की भांति होता है, एज ए रिएक्टिव फायर। एज ए क्या होगा बोलो, रिएक्टिव फायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, जब पीएन संधि डायोड अग्र अवनीति में होता है तब व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड वाइस। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस वाइस में है, फॉरवर्ड वाइस में है। तो आपको ये बताना है कि उस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला है कि विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, विभव प्राचीर की ऊंचाई बढ़ती है, और कहां गया ऑप्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बोला है कि द हाइट ऑफ द पोटेंशियल रैंप डिक्रीज, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल रैंप इंक्रीज, बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि पीएन संधि अगर फॉरवर्ड वाइस में है, पीएन संधि अगर फॉरवर्ड वाइस में है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि द हाइट ऑफ पोटेंशियल रैंप जो है वो क्या हो जाता है बोलो, हमारा डिक्रीज हो जाता है। हाइट ऑफ पोटेंशियल रैंप जो है वो क्या हो जाता है बोलो, डिक्रीज होता है। विभव प्राचीर जो है उसकी ऊंचाई क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है बोलो, घट जाता है। तो हम बोलेंगे कि जब पीएन संधि डायोड अग्र अवनीति में हो, फॉरवर्ड वाइस में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विभव प्राचीर की ऊंचाई क्या होता है, घट जाता है। पोटेंशियल रैंप की हाइट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है बोलो, डिक्रीज कर जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा 98। ये पीएन संधि पे एक और सवाल हमारा है 98। इसका आंसर आपको देना है। क्या है सवाल, जब पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी की भांति करते हैं, मतलब रिएक्टिफायर के भांति करते हैं, तब यह क्या होता है, अग्र अवनीति होता है, उपक्रम अवनीति होता है ना। अग्र एवं उपक्रम दोनों की अवनीति होता है। अवनीति का आवश्यकता नहीं होता है। आपको बताना है कि when a PN जंक्शन डायोड इज यूज एज ए रिएक्टिफायर, जब हम लोग PN जंक्शन डायोड को कहां यूज करते हैं, यूज करते हैं एज ए रिएक्टिफायर के रूप में, तब क्या होगा, क्या वो फॉरवर्ड वाइस होगा, क्या वो फॉरवर्ड वाइस होगा, दोनों सेम ऑप्शन है। क्या वो फॉरवर्ड वाइस होगा या बोथ होगा, या तो फिर बोथ द फॉरवर्ड एंड द अंडरटेकिंग आर बाइस्ड, नॉट रिक्वायर्ड द ओरिएंटेशन। तो आपको बताना है कि जब हम लोग पीएन संधि डायोड को रिएक्टिव फायर के रूप में यूज करेंगे, किसके रूप में बोलो, रिएक्टिव फायर के रूप में करेंगे यूज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा या फिर रिवर्स बाइस होगा, क्या होगा। ठीक है ना। आपको बताना है कि जब पीएन संधि डायोड जो है इसमें हो बोलो रिएक्टिव फायर की भांति हम लोग उसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारा ये होता है कि हमें नॉट रिक्वायर्ड द ओरिएंटेशन, हमें ओरिएंटेशन का जरूरत
नहीं पड़ता, हमें ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं पड़ता, अवनीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कब नहीं बनता? जब हम लोग पीएन संधि डायोड को यूज करेंगे। किस रूप में बोलो? तो हम लोग पीएन संधि डायोड को जब यूज करते हैं रिएक्टिफायर के रूप में, तो उस केस में क्या होता है कि हमको ओरिएंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 99 बोला है अग्र अवनीति संधि डायोड जिनमें प्रकाश उत्सर्जित होता है कहे जाते हैं। तो फॉरवर्ड जंक्शन डायोड इन विच लाइट इज इमिटेड आर कॉल्ड। तो बोला है कि फॉरवर्ड जंक्शन डायोड जिसमें लाइट क्या हो, इमिट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड, या इनमें से कोई नहीं। लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जब हमारा फॉरवर्ड जंक्शन डायोड में जब हमें क्या मिले, लाइट इमिट हो, क्या इमिट हो बोलो? लाइट। तो फॉरवर्ड जंक्शन डायोड में जब लाइट इमिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलेंगे उसको? लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड कब बोलते हैं? जब फॉरवर्ड जंक्शन डायोड में हमें क्या मिले? लाइट इमिट हो। क्या इमिट हो? लाइट। जब लाइट इमिट होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, तब उसका नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा यह रहा, क्वेश्चन नंबर 100। तो हम लोग 100 तक पहुंच चुके हैं ना। चलो ये सवाल क्या है? एलईडी बल्ब, एलईडी जब उत्क्रम अवनीति में होता है तब क्या होगा? एलईडी व्हेन इन रिवर्स ओरिएंटेशन। तो आपका जो एलईडी है ना, तो एलईडी जब क्या हो बोलो? रिवर्स ओरिएंटेशन में हो, तब हमें क्या होगा? प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, या इनमें से कोई नहीं। इमिट लाइट, डज नॉट इमिट लाइट, एब्जॉर्ब लाइट, या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जब हमारा एलईडी क्या हो बोलो? जब हमारा एलईडी जो है वो रिवर्स ओरिएंटेशन में हो। किसमें बोलो? रिवर्स ओरिएंटेशन में हो, तब क्या होगा? तो जब एलईडी रिवर्स ओरिएंटेशन में होता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। जब एलईडी रिवर्स ओरिएंटेशन में होता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्या उत्सर्जित नहीं करता है? प्रकाश। कौन? जब एलईडी किसमें हो बोलो? जब एलईडी रिवर्स ओरिएंटेशन में होता है तो लाइट इमिट नहीं करता है। बोलेंगे डज नॉट इमिट्स लाइट, डज नॉट इमिट्स लाइट। ठीक है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए 101 नंबर सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने सेंचुरी को पार कर चुके हैं, और सेंचुरी को पार करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 101 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए ये काफी आसान सवाल है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो पानी का परावैद्युत जो होता है, जिसको बोलते हैं के, कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है बोलो? 80 होता है। तो पानी का जो के का मान होता है वो कितना होता है बोलो? 80 होता है। और यहाँ पे और जानिए कि 1 किसका होता है? शायद तो 1 होता है एयर का। 1 किसका होता है? एयर का। तो एयर का 1 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे मेटल, धातु का पूछ दे कि धातु का कितना होता है, तो धातु का इन्फिनिटी होता है। कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी होता है। धातु का जो के का मान है, परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है बोलो? इन्फिनिटी होता है। और पानी का कितना होता है? 80 होता है। और 1 किसका होता है बोलो? एयर का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। तो हमें पूछा है विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता क्या होता है? E इक्वल टू एफ बाई क्यू। E इक्वल टू क्या होता है बोलो? एफ बाई क्यू। तो हम खोजेंगे E इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्या बोलो? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर किस में बोलो? ऑप्शन नंबर बी में है। E इक्वल टू एफ बाई क्यू। किसी बिंदु पे
विद्युत तीव्रता कितना होता है, तो बोलेंगे E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E इक्वल टू एफ बाई क्यू। किसका कौन सा बोलो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फटाफट। बोला आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे करते हैं बोलो, सिग्मा से। यहाँ पे जी है, सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे। तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बोलो, सिग्मा से। तो पृष्ठ घनत्व का मतलब सिग्मा हो गया। तो पृष्ठ घनत्व को हम लोग डिनोट करेंगे किससे बोलो, सिग्मा से करेंगे। और सिग्मा क्या होता है, बोलेंगे आवेश बटा क्षेत्रफल, चार्ज बटा क्षेत्रफल, मतलब क्यू बाई ए। क्यू बाई, तो सिग्मा बराबर क्या होता है बोलो, क्यू बाई ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू बाई ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना। अगर हमें पूछ दे रेखा का अगर पूछे तो हम बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे, लैम्डा होता है क्यू बाई एल। अगर हम पूछे आयतन के बारे में तो हम बोलेंगे उसको रो, और ये होता है तुम्हारा क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। तो अगर हमें पूछा जाए आयतन घनत्व तो हम बोलेंगे आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो क्यू बटा भी होता है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो बोलेंगे क्यू बटा एल होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, क्यू बटा ए। तो पृष्ठ बोलेगा, तो पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, तो ए डिवाइड कर दो, आयतन बी से डिवाइड कर दो, लेंथ एल से डिवाइड कर दो। तो क्यू बटा ए क्या होता है, पृष्ठ घनत्व। किससे करेंगे डिनोट, सिग्मा से। और क्यू बटा एल क्या होता है, रेखीय घनत्व। किससे करेंगे डिनोट बोले, लैम्डा से। और क्यू बटा भी क्या होता है, तो होता है आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी आवेश का, उसको करेंगे हम लोग रो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमें बताना है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। तो वायु के लिए हमें बताना है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कितना होता है। तो वायु के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 6, ये 10 का पावर है, 3 गुना 10 का पावर 6, 4 गुना 10 का पावर 6, 5 गुना 10 का पावर 6 और 10 का पावर ये 6 है। ठीक है ना। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो है वो होता है 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। क्या होता है बोलो, 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना, तो 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 105 नंबर सवाल। निर्वात पर परावैद्युतांक होता है, तो आपको बताना है निर्वात पर कितना होता है, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का ही मान हमसे पूछा गया है, और एप्सिलॉन नॉट होता है कितना, तो बोलेंगे 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। इसको बोलते हैं एफ बाई एम, मतलब फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 56, ये तो 12 है, 11 है, ये -11 है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। 8.86 या 8.85 जो भी हो, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12, इसको पढ़ते हैं फैराड पर मीटर। क्या है ये, फैराड पर मीटर, इसको बोल देंगे फैराड पर मीटर, है ना। तो यह है तुम्हारा फैराड पर मीटर, है ना। तो निर्वात पर परावैद्युतांक कितना होता है, तो हम बोलेंगे 8.86, यहाँ 5 भी कर सकते हो आप, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे आ जाइए। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको देखने में। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं, तो आसान सवाल था कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कूलॉम का नियम। कहाँ गया देखो, ये कूलॉम का नियम, कूलॉम से लॉ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कूलॉम का नियम, इसको बोलेंगे कूलॉम का नियम। क्या बोलेगा इसको, कूलॉम का नियम। तो दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कौन सा बल होता है, हाँ वो कौन सा बल होता है,
कूलाम का, हाँ उस बल को कैसे निकालते हैं, उस बल को हम लोग निकालते हैं कूलाम्स लॉ से, कूलाम के नियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पर। ये भी आसान सवाल है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है हमें पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। क्वेश्चन नंबर जो 107 है उसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है ना, आसान सवाल था ये। सवाल क्या है बोलो, आपको 1-1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इच द मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग। तो आपको कितना है, 3 रजिस्टर है। ठीक है ना, चलो, और सारे का वैल्यू कितना है 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। तो आपको बताना है ये है हाँ, तो आपको ये बताना है कि इन तीनों को हम अच्छा इन तीनों से हमें क्या निकालना है, इन तीनों से हमें निकालना है न्यूनतम प्रतिरोध बनाना है। तो तीनों से हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इसे जोड़ना होगा समांतर क्रम में। किस क्रम में बोलो, तो हम इसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो हम इसे कहां जोड़ेंगे बोलो, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब सेम होता है तो आरपी का मान कितना होता है, आर बाई एन। आर बाई कितना होता है बोलो, आर बाई एन। आर कितना है बोलो, एक ही है ना। एन का मान कितना है, 1 2 3, 3 हो जाएगा, 1/3। 1 कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/3 डी वाला। 1 कितना हो जाएगा बोलो, 3। याद रखना कि जब भी तुम्हें प्रतिरोध दिया जाए 3 4 5 कितना भी, और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो हम उन सारे प्रतिरोध को जोड़ेंगे कहां बोलो, उन सारे को जोड़ेंगे हम लोग समांतर क्रम में। लेकिन अगर चाहिए हमें वैल्यू मैक्सिमम, तो हम उन सारे को कहां जोड़ेंगे बोलो, सीरीज में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 109। ये भी सेम है, ये भी सेम सवाल था, है ना। ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा 109 सवाल ये है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। द टेंडेंसी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, जीरो, स्टेबल, इंफिनिटी, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक का जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है उसका टेंडेंसी क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, आपको हमें बताना है। क्या वो जीरो होता है, क्या वो स्थिर होता है, क्या वो अनंत होता है, क्या वो इनफाइनाइट होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति जो होता है वो कैसा होता है बोलो, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है बोलो, स्थिर होता है और स्टेबल होता है ना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति क्या होता है, बोलेंगे स्थिर होता है। या हमें बोले द टेंडेंसी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, तो क्या बोलेंगे, स्टेबल। क्या बोलेगा तुम लोग, अस्टेबल बोलना, स्थिर बोलना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज का, ए भाई, हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई इकाई क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ये हमें बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई इकाई क्या होता है। तो एसआई इकाई होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई इकाई क्या है, तो बोलेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमने लगता है आज हमारा स्लाइड यहीं तक था। ठीक है ना, तो आज हमने 30 सवाल किए हैं, 30 क्वेश्चन हमने किया हुआ। तो आज के इस सेशन में हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, आपको उन सारे सीरीज को एक बार देखकर ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, और इन सारे सवाल जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हमारे साथ लगे रहना है और इस सेशन को हम जल्द ही एग्जाम के पहले ही आपको पूरा कर देंगे। ठीक है ना, तो और ये भी देखो कि हमने यहाँ पे सवाल जो लिया था वो कितना बोलो, 500 क्वेश्चन के हमने वादा किया है। तो हम ये चाहेंगे
ये 500 से हमने इसको कुछ और कम करे ताकि आपका जो लोड है ना वो कम जाए, है ना। तो हम इसे और कम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी और कम हो जाए। आपको और कम क्वेश्चन में ही उसे हम अरेंज करेंगे कि इतना ही क्वेश्चन से आपका एग्जाम में सारे सवाल भिड़ जाए, है ना। तो हम इसे और कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ तक पहुंच गए हैं, 110 तक पहुंच गए हैं ना। तो हम इसे और कम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी कम हो। तो इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल से अभी तक ना जुड़े हैं तो जल्द ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इन सारी जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसको तो आपको एक बार एग्जाम में देख कर ही जाना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।